फरवरी 1987 में साबिक सदर ज़ियाउल हक ने एक ऐसा छक्का मारा जिसने पाकिस्तान और इंडिया में मुमकिन जंग को टाल दिया। तारीख इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद करती है। पाकिस्तान को आजकल गैर मामूली सियासी सूरत हाल का सामना है। ऐसे में उन लोगों की अहमियत बढ़ जाती है जो हालात को सुलझाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। मैं आज मौजूद हूँ मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह साबिक सदर पाकिस्तान ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक की रिहाइशगाह पर, जहां उनसे आज पर भी बात होगी। वहां उनसे माजी के ऐसे सवालात भी पूछेंगे जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं। साथ में उनकी फैमिली के हवाले से गुफ्तगू भी प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। आइए फिर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, कोई बात और काफ़ी वैसे वेदर चेंज हो गया है लाहौर का। आपसे सियासी गुफ्तगू तो होती रहेगी, थोड़ी सी गैर सियासी गुफ्तगू भी हो जाए। अपने बचपन का बताएं कि कोई बचपन की कोई ऐसी शरारत जो आपको याद हो। बचपन की शरारतें तो बहुत शरारतें थी। अच्छा। और जिस शरारत में थोड़ी मार पड़ी वो ये थी कि स्कूल गए छोटी क्लास में। अच्छा। 4th 5th की बात है। तो उन दिनों में एक नई मूवी आई थी पाकिस्तान की, अरमान के नाम से। तो बजाय स्कूल जाने के वो कोई मैटनी शो था उस दिन, तो हम मूवी में चले गए और फिर पकड़े गए। तो पकड़े गए तो खूब डांट मार भी पड़ी, खूब डांट भी पड़ी और मार भी पड़ी, क्योंकि आर्मी फैमिली से थे। काफी डिसिप्लिन्ड माहौल होगा, सख्ती वगैरह काफी वैसे भी होगी। स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं थी। बाद में रियलाइज किया कि बहुत गलत काम किया है। लेकिन उस वक्त पॉकेट मनी कितनी मिलती होती थी? पॉकेट मनी तो हम जब पढ़ रहे थे उस वक्त तो चीज़ें ज़्यादा मिलती थी, पॉकेट मनी बहुत कम मिलती थी। अच्छा। और पॉकेट मनी उन दिनों में तो पैसों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती थी। पॉकेट मनी तो जब हम कॉलेज में भी चले गए थे उस वक्त भी हमें 100-150 रुपये में महीना गुजार लेते थे। अब जो कि मतलब 10,000 में भी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल, अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहन भाइयों के साथ कैसा आपका ताल्लुक था? कितने बहन भाई हैं आपके? हम टोटल 5 हैं। अच्छा। 3 बहनें, हम 2 भाई हैं। अच्छा। तो सबसे छोटी जो है वो सबसे प्यारी है ज़ेन, सबके लिए, घर वालों के लिए, मेरे वालिद वालदा के लिए भी। और फिर मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, फिर भाई है अनवार जो है। तो बचपन में तो सबके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन फिर हम बहुत जल्दी यानी कि FSC के बाद मैं पढ़ने के लिए चला गया, उनकी शादियाँ हो गई। एक लंदन में है, एक न्यूयॉर्क में है, छोटी वाली मेरे साथ है पिंडी में। अच्छा। और भाई जो है वो लाहौर में है, मैं पिंडी में हूँ। तो मिलना जुलना तो बहुत रहता है, लेकिन सबका एक साथ इकट्ठे होना, कोई अगर ओकेजन हो शादी वादी का, तो तब होता है कि सब एक साथ मिले। अच्छा। वालिद साहब की पोस्टिंग, कोई ऐसी जगह पे पोस्टिंग जो याद हो, वो शहर याद हो बचपन में जहाँ हुई हो और वो बहुत मज़ा आया हो आपको? सारे ही स्टेशन अच्छे रहे, जितने कोयटा बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल बचपन जो हमारा था। अच्छा। उसके बाद बहुत अरसा मुल्तान में गुजरा। अच्छा। जो लोग कहते थे जी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, लेकिन इससे अच्छा सर्दी से निकल के दूसरे एक्सट्रीम, इससे अच्छा गर्मी में मेरी ज़िंदगी का कोई पीरियड, क्योंकि वो बिल्कुल एक ग्रोइंग एज थी। और यानी क्लास 6 से लेके मैट्रिक तक वहाँ पे रहे हैं। तो स्कूल भी बहुत अच्छा था, लासाल हाई स्कूल था हमारा वहाँ पे। तो वो पीरियड जो था ना वो बहुत सबसे अच्छा था, मुल्तान जो था। उसके बाद पिंडी में बड़ा अरसा गुजरा। कोई ऐसी ख़ास हमारी जगह नहीं है पाकिस्तान में जिसको हम कहें कि ये मेरा गांव है। बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि अब माइग्रेट करके आए थे ईस्ट पंजाब से, जलंधर से। तो वो जब पाकिस्तान बना उसके बाद यहाँ आए। तो हम क्योंकि फौजी माहौल में पैदा हुए, पैदाइश मेरी नौशहरा की हुई, रहे हम पिंडी, खारियाँ, कोयटा, मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब पूरा पाकिस्तान ही वैसे आप लोग घूम ही लेते हैं। तो इस वजह से कोई एक जगह नहीं बता सकते कि ये जी हमारी है, पर ज़्यादा रहाइश जो है ख़ास वो पिंडी में रही है। अच्छा। तो वहाँ आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेरी सोर्स ऑफ इनकम ये है कि थोड़ी कंसल्टेंसी करता हूँ। पहले तो मैं बैंकर था। अच्छा। तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत 13-14 साल काम किया, तो कुछ पेंशन वेंशन का हो जाता है। सोर्स ऑफ इनकम ये मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। अच्छा। और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी उसके ज़रिए भी, और कुछ मैं थोड़ा सा एक डायरेक्टर हूँ कंपनी में, तो कुछ सोर्स वहाँ से आए। नवाज शरीफ 7 साल के करीब वज़ीर-ए-आज़म रहे। उनके बच्चों के बैरूनी ममालिक में टावर्स, फ्लैट्स, पेंट हाउसेस, दौलत बेशुमार।
आपके वालिद 11 साल मजबूत तरीन हुक्मरानों में से थे, आपके पास तो उससे ज़्यादा दौलत होनी चाहिए। देखिए वो जब 45 साल की सर्विस के बाद शहीद हुए जी। तो उनके टोटल असासा जो बैंक में था 2,45,000 रुपये। अच्छा। ये किसी की समझ में नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें एजुकेशन बहुत अच्छी दी, मेरी जॉब बहुत अच्छी थी जब मैं बैंक में था। अच्छा। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहन भाइयों में मेरे एक बहन डॉक्टर है, एक भाई डॉक्टर है। अच्छा। उसके बाद बाकी सब भी मामला, तो हमें शुरू से एक हम्बल बैकग्राउंड की वजह से उसी तरीके से हमारा रहन सहन। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप जब वो प्रेसिडेंट थे तो जब उतरे तो हमें कोई शौक लगा हो, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे आर्मी हाउस में, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक बड़ा मॉडेस्ट सा हाउस होता था उन दिनों में, तो वहाँ से जब प्रेसिडेंट बने तो वो वहीं रहे। आर्मी चीफ थे वो वहीं रहे। तो एक हमें वही आदत थी। और वो घर ऐसा बिल्कुल मतलब छोटा सा 4 बेडरूम का घर था। तो वहाँ से जब हम शिफ्ट हुए तो फिर हमें कोई ऐसा धचका नहीं लगा, और ना ही हमने अपने आप को सबसे लंबे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की तारीख के, सबसे लंबे सदर पाकिस्तान की तारीख के, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर 11 साल कोई भी नहीं रहा। तो उसके बावजूद हमने अपने आप को नहीं कहा कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। तो आपके वालिद लाखों के डॉलर्स नहीं छोड़ के गए? वो छोड़ के नहीं गए, लेकिन परसेप्शन ये था शुरू में। हमारी इंक्वायरीज भी बड़ी हुई, दुनिया भर से तलाश करने की कोशिश की गई। तो मैंने सिर्फ यही कहा कि जो ढूंढेगा 50% उसका 50%। अच्छा। अच्छा, तारीख की दुरुस्ती के लिए क्या आप तस्दीक करेंगे कि एक दफ़ा भुट्टो साहब आए थे तो ज़ियाउल हक साहब के हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, उन्होंने जेब में डाल दी थी? उनकी ऐसी आदत ही नहीं थी, सिगरेट वो बहुत पीते थे। मेरे पास तस्वीर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बैठे हुए, जज साहब सिगरेट पी रहे। तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने 1979 तक मेरे ख्याल में सिगरेट पी है, और छोड़ा भी इस वजह से कि उन्होंने कहा था बजट की तकरीर में कि आप लोग 2 अरब रुपए के पान खा के, पत्ते खा के थूक देते हैं। तो किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि आप भी इम्पोर्टेड सिगरेट पीते हैं। मौलाना नूरानी साहब ने उस वक्त जब इल्ज़ाम लगा उन पर, उन्होंने उसी दिन कहा कि मैं नहीं पीऊँ। अच्छा। हालांकि वो सिगरेट नहीं छोड़ सकते थे, चेन स्मोकर थे उससे पहले। तो ये उनकी विल पावर थी कि उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल। तो जेब में डाल के, मतलब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो कि PNA के साथ मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अपोजिशन के साथ जब बैठते थे तो जनरल साहब को अपने राइट हैंड पे बिठाते थे, यानी कि सपोर्ट दिखाने के लिए कि फ़ौज मेरे साथ है। तो उनके सामने उनको सिगरेट बुझाने की क्या ज़रूरत थी कि जेब में डाल लें। और ऐसी जगह थी भी कोई नहीं कि जहाँ वो बैठे हों तो भुट्टो साहब अचानक ऊपर से आ जाए। वो तयशुदा मीटिंग्स होती थी, उनको भी पता होता था, उनको भी पता होता था। आपको अपने वालिद की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद थी? ईमानदारी, दयानतदारी, हम्बलनेस, आजिज़ी, इनकिसारी और मोहब्बत। जिस शख्स को भी मिल लेते थे, बड़े से बड़ा दुश्मन हो तो वो समझता था ये मेरे ही है। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है। सही। आपके बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं? क्या उनमें से भी कोई सियासत में आने का इरादा रखता है? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं। अच्छा। एक बैंकर है मेरी तरह, जैसे मैं बैंकर था। जी। दूसरा बैंकर से मार्केटिंग से होते हुए आर्ट क्यूरेटर है। आर्ट क्यूरेटर मतलब कि वो पाकिस्तानी आर्ट को पूरी दुनिया में सेल करता है थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू फेसबुक, और बेस दुबई में है। और वो पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट से शुरू किया था उसने, अब सारी दुनिया के आर्टिस्ट जो है उसको कहते हैं कि हमारे जो है आर्ट उसको प्रमोट करें। आपका अपना तो बचपन का बड़ा डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होगा अपने वालिद के साथ, सबके साथ भी, लेकिन अपने बच्चों के साथ आपका कैसा ताल्लुक है? ओह, बड़ा अच्छा ताल्लुक है और फ्रेंडली भी बहुत है। शेयर कर सकते हैं वो सारी हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है कि जो मैं चीज़ रिग्रेट करता हूँ। ये कल भी मैं जिम में था तो एक दोस्त मिले वहाँ पे जो अपने बच्चों को पहले स्विमिंग करा रहे थे, फिर ट्रेडमिल करा रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि जितना टाइम इनके साथ स्पेंड कर सकते हो करो, क्योंकि बाय द टाइम यू विल टर्न अराउंड दे विल बी गॉन। तो हमारा जब ये बहुत छोटे थे तो मैं सियासत में आ गया था। सियासत में हमने आवारागर्दी, यानी कि कभी इधर कभी उधर, कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कभी लोगों के साथ इतना टाइम नहीं दे सके बच्चों को। पर्टिकुलरली मेरी वाइफ ने तो दिया जितना मुझे देना चाहिए था। वो मेरी रिग्रेट है बहुत बड़ी। तो सियासत में उनका आने का कोई इरादा है? छोटे वाले को थोड़ा सा था, एक इलेक्शन उसने मेरा लड़ा। अच्छा।
पूरा एक प्रोविंशियल असेंबली को संभाला, लेकिन फ़िलहाल मेरा नहीं ख्याल कि ये डैडी वाली भी कोई बात है? डैडी वाली बात यह है कि हर सियासतदान ने इस्टेब्लिशमेंट में कोई ना कोई डैडी ढूंढने की कोशिश की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अयूब खान को डैडी कहा करते थे, और इसी तरह नवाज शरीफ को मेरे वाले साहब ने कहा कि मेरी उम्र लग जाए तो वो भी अपने आप को उनका बेटा कहा करते थे रूहानी तौर पे। हाँ जी। तो मौजूदा सियासतदानों के अंदर भी या तो किसी का कोई डैडी है या वो डैडी की तलाश में है। इससे आपको खेल में इंटरेस्ट है, कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है? खेल तकरीबन सारी खेले हैं, लेकिन मैट्रिक तक क्रिकेट में अच्छा। मैं स्कूल की टीम में था, और सादी पब्लिक स्कूल, लासाल, लाइलपुर, उन दिनों में फैसलाबाद, अब जो है उनके साथ खेलते रहे। जी। गोल्फ बहुत खेली, स्क्वॉश बहुत खेली, अच्छा। मतलब कि अच्छे कंपटीशन लेवल में, और गोल्फ भी खेली जब तो कंपटीशन लेवल में खेली, यानी मैचेस वगैरह हम खेला करते थे। सही। अब क्योंकि मेरे फिर उसके बाद बैक में कुछ स्विंग की वजह से दर्द हो गई थी, तो अब वॉक बहुत की है और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। मुझे शौक है एक्सरसाइज वगैरह, बहुत पर्टिकुलर है, बहुत शौक है। सही। तो आपको क्या लगता है कि हॉकी को ही हमारा कौमी खेल होना चाहिए या क्रिकेट को बना देना चाहिए, जितना क्रिकेट के लिए सब जोश हॉकी होता किसी है, ज़माने जुनून में होता है? थी जी। जब तक एस्ट्रोटर्फ नहीं आई थी। अब उसके लिए आपको एक कद और जोर चाहिए, जी। तो हॉकी हमारी अब बहुत पीछे जा चुकी है, इसको फिर से जगाना पड़ेगा। इस वक्त हमारी जो लोगों के साथ दिल धड़कते हैं ना, जिसके साथ, वो क्रिकेट है। बिल्कुल ऐसे ही है। गाने सुनते हैं, कोई फेवरेट गाना अगर आप गुनगुना दें हमारे लिए तो गुनगुनाना तो बहुत मुश्किल है हमारी ऑडियंस के लिए। गाने में बहुत सुनता कोई हूँ, शेर ही सुना दें। तो देखें, मैं बताया तो हूँ कि मुझे बहुत से गाने सुने, बहुत सी गज़लें सुनी, शादी ब्याह के गाने भी सुने, डांस भी किए शादी ब्याह में जो अपने करीबी लोगों के होते हैं। लेकिन एक गाना ऐसा था जो कि मुझे बड़ा पसंद आया, और वो मेहदी हसन ने गाया था कि यूं तो दुनिया में सभी प्यार किया करते हैं, और उसका जो हिस्सा है ना, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा, इसके साथ जो वो है ना कि मैंने हाथों की लकीरों से चुराया है तुम्हें, वाह वाह वाह, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम ज़्यादा मौजू है या पार्लिमानी निज़ाम? देखिए, सियासतदान चाहेंगे पार्लिमानी निज़ाम, मुसलमानों के लिए सदारती निज़ाम बेहतर है, क्योंकि या तो ये मुल्क जो किंगशिप होती है उसको देखते हैं, क्योंकि सारी उम्र हुक्मरानों के अंडर रहे ना ये जी। या ये देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक शख्स को बहुत ताकत मिल जाती है। सदारती निज़ाम के अंदर सदर के पास इख्तियार होता है कि वो पार्लियामेंट के अंदर से जो लोग हैं उनसे कानून साजी करवाए, और बाहर से टेक्नोक्रेट लेके उनसे काम करवाए, क्योंकि हमारे मुल्क की एजुकेशन लेवल बहुत कम है। अच्छा। ठीक है ना, तो जो लोग सियासतदान जो जाते हैं उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई 8वीं जमात का पास होगा वो भी, जो मैट्रिक वाला होगा वो भी, लिटरेट और है, फिर उनको आप सबका वोट एक जैसा है। बैठाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, पेट्रोलियम में, तो फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो कौन करता है? वो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। इसीलिए हमारा मुल्क आज सियासतदान नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेट्स चला रहे। चलिए इजाज़त लग साहब, अंदर चलते हैं, आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब से अभी भी बैकडोर राब्ते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इमरान खान साहब को आपने क्या मशवरा दिया था, और क्या वो आपकी राय को अहमियत देते हैं? अहमियत तो देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ना करें तो मैं उसको कुछ कह तो नहीं सकता। पावर पॉलिटिक्स में आप जो पावरफुल लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ मुहाजरा ही नहीं कर सकते। इमरान खान साहब को ये कौन कहता है कि उनके जलसे सबसे बड़े होते हैं, कायदे आजम और भुट्टो से भी बड़े जलसे होते हैं? मैंने खुद अपने कानों से सुना एग्जैक्टली यही जो आपने अल्फाज बोले हैं जी। आपको बतौर सियासी पार्टी तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी समझा जाए या आप अलग ही हैं? इत्तेहादी कह नहीं सकते, हमदर्दी कह सकते हैं। अच्छा। आगे चलकर इत्तेहादी भी हो जाएंगे। पिछला इलेक्शन भी हमने तहरीक इंसाफ के साथ कोलिशन में लड़ा था। जी जी। तो अगला इलेक्शन तो अभी जल्दी हो जाए या देर से हो जाए, अभी तक इस तरह नहीं कह सकते कि हमारा उनके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हम मिलकर चलेंगे। फ़िलहाल मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए तो मैंने कोशिश की है कि ये जो गर्मी का माहौल है इसको थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग की जाए। तो एक हमदर्दी आप कह सकती हैं, या ज़्यादती जो उनके साथ हुई है उसके लिए मुझे कि थोड़ी मैं कोशिश की है कि मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाए। बैकडोर मज़ाकरात कितने अहम होते हैं?
मौजूदा सियासी मंजरनामे में क्या आप उनका हिस्सा हैं? देखिए, बैकडोर ये जो नया एक इस्तिलाह दी है ना कि मैंने फ़ोन बंद कर दिए या फ़ोन ब्लॉक कर नंबर ब्लॉक कर दिया, ये सब गलत बातें हैं। कभी भी मुज़ाकरात हालत जंग में भी, यानी अगर दो मुल्कों की भी जंग हो रही हो तो बैकडोर राब्ते कभी बंद नहीं होते। सही। इसी तरह सियासत के अंदर भी हर किसी का जहाँ राब्ता होना होता है वहाँ राब्ता होता है। अगर कोई आपको कहना जी कि बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो आप समझ लेंगे वो झूठ बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राब्ते होते रहते हैं। मैंने भी कोशिश की है कि जहाँ तक मेरा राब्ता था मैंने दोनों तरफ कोशिश की है इसको बैलेंस करने की, लेकिन उसमें से कुछ अच्छी बातें भी निकली हैं, कुछ मतलब मुश्किलात भी देखी हैं, क्योंकि जिस दिन मैं लंदन से आया था मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ मामला ठीक हो जाएं, लेकिन उसी दिन वज़ीराबाद में हमला हो गया। उसी दिन सुबह मैं खान साहब को मिला और उसके बाद फिर एक नई उन्होंने थ्योरी सामने रख दी जो मैं समझता हूँ कि राब्ते करीब लाने के ज़रा थोड़े से दूरियां पैदा हुई हैं। इमरान खान साहब से अभी भी बैकडोर राब्ते हैं या तलखियां मजीद बढ़ गई हैं? नहीं, कोई ऐसी तलखी की कोई बात नहीं होती। इंसान किसी वक्त भी कह देता है कि मुझसे गलती हो गई। इंसान किसी वक्त कोई भी कह सकते हैं, दोनों फरीक जो है वो कह सकते हैं। आप लंदन भी गए हुए थे, वहाँ क्या कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं? नहीं, मैं तो अपना प्राइवेट एक निजी दौरा था, उसके लिए मैं गया था। मिला हूँ मैं लोकल पॉलिटिशियंस को मिला हूँ वहाँ के जो है यूके के। अच्छा। जो पाकिस्तानी निजात वहाँ के हैं, जो कि काउंसलर्स मेयर तक, उनसे ऐसे मुलाकातें हुई हैं इनफॉर्मल सी, लेकिन पाकिस्तानी सियासत की कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई अहम तरीन मुलाकातें नहीं हुई। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरत हाल गैर मामूली चल रही है। आपके ख्याल में ऐसा क्या हल हो सकता है जिस पर सब मुत्तफिक हो सकते हैं? देखिए, सब तो कभी भी मुत्तफिक नहीं होते। सियासतदान जो है मुत्तफिक करना पड़ता है। काबिल कबूल हो सबके लिए। मैं वही कह रहा हूँ, मुत्तफिक करना पड़ता है जी। अगर जो स्टेक होल्डर हैं, जिनके हाथ में या जो ताकतवर स्टेक होल्डर हैं, अगर वो चाहें तो चीज़ें फौरी तौर पे ठीक हो सकती हैं। हल इसका एक ही है, इसमें कोई खान साहब की इतनी बड़ी डिमांड नहीं है कि वो कह जी कि मुझे ला कर जिस कुर्सी से उतारा है उसी पे बैठा दें, या कोई आसमान उतार कर ले आएँ, या तारे मुझे ला कर दे दें। और सिंपल कहा इलेक्शंस करवा दें, और ये भी नहीं कहा कि कल करवा दें। तो अगर कोई भी डेट दे दी जाए, जो मेरे नज़दीक है कि 3 माह पीछे कर दें, नवंबर 2023 से, या 4 माह पीछे कर दें, तो सारे मामला सेटल हो जाएंगे। अबूरी हुकूमत का दौरानिया 90 दिन होगा या इससे ज़्यादा भी हो सकता है? इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि ये 2-3 ऑप्शंस जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ काबिल कबूल हो सकती हैं, उनमें से एक ये भी है कि फौरी तौर पर सीज़ फायर करवा दिया जाए और अबूरी हुकूमत को ले आए, और इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवा दें, बजाय 3 माह के अंदर अंदर करवाने के, नवंबर 2023 में करवा दें, ताकि ये भी पीछे हट जाएं। और खान साहब तो है ही अपोजिशन में, और अबूरी हुकूमत जो है वो 2023 तक चले। 3 माह से ज़्यादा अबूरी हुकूमत जो है वो चल नहीं सकती। लेकिन इस सिलसिले में क्योंकि मुल्की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक स्टेक होल्डर जो बहुत बड़ा है वो जुडिशरी भी है, तो उनके साथ बात हो सकती है, या उनके ज़रिए ही ये मामला तय करवाए जा सकते हैं। पीडीएम या ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून तो आजकल में इंतखाबात की तरफ नहीं जाना चाहेगी। बिल्कुल जाना चाह भी रहे थे और अब नहीं भी जाना चाह रहे जी। वो जाना चाह रहे थे बजट से पहले जो बातचीत तय हो गई थी, तकरीबन मई की 20 के बाद, मैं डेट नहीं देता आपको। अगर वो 25 तारीख का धरना ना होता, लॉन्ग मार्च ना होती, तो मेरा ख्याल है कि इस बात पर एक पैगाम रसानी तक बात हो गई थी कि बजट के बाद या IMF के पहले राउंड के बाद और बजट के बाद जो है वो अबूरी हुकूमत लाकर 3 माह बाद इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे अक्टूबर में। जी। लेकिन ये बात खान साहब तक पहुंची भी, और उसके बावजूद उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि क्यों। इमरान खान साहब को आपने क्या मशवरा दिया था और क्या वो आपकी राय को अहमियत देते हैं? अहमियत तो देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ना करें तो मैं उसको कुछ कह तो नहीं सकता। अहमियत इस तरह देते हैं कि उनको पता है कि मैं 3.5 साल जब वो वज़ीर आज़म थे तो एक भी मुलाकात नहीं की थी।
उनसे मेरी मुलाकात पहली हुई थी उनकी हुकूमत ख़त्म होने से 1 माह चंद दिन पहले, 4 दिन पहले। और मुलाकात भी इसलिए हुई थी कि तरीक़ाकार और अल्टरनेट जो आ रहा था वो उससे मैं समझ रहा था कि मुल्क के हालात ज़्यादा मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। तो सारे पाकिस्तान ने देख लिया, बल्कि सारी दुनिया ने देख लिया कि हालात ख़राबी की तरफ गए हैं। तो अगर वो उस वक्त सुलह सफाई हो जाती तो मामलात बेहतर। ये माजी के अंदर भी मैंने कोशिशें की थी, जमाली साहब की जब लड़ाई हो गई थी, नवाज शरीफ साहब की जब लड़ाई हो गई थी, उनको भी समझाने की कोशिश की थी, वो भी नहीं समझे। बावजूद इसके कि उनको समझाने के, जमाली साहब समझ गए, उनका जाना जो है वो ठहर गया था पर चंद माह के लिए। उसके बाद फिर उसी डगर पे चल पड़े और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और शौकत अजीज़ तो आपने क्या मशवरा दिया था इमरान खान साहब को? खान साहब को मैंने, देखिए मैं तो एक ही मशवरा सबको देता हूँ कि लड़ने से अपोजिशन के साथ, हुकूमत के साथ लड़ने तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि आपका नैरेटिव आपने बेचना है, आपने बताना है कि हुकूमत सही काम नहीं कर रही। स्टेक होल्डर्स के साथ लड़ना जो है वो सही नहीं है। और पाकिस्तान की सियासत में देखें, मेरे नज़दीक 2 किस्म की सियासत है। एक है रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स है और एक है पावर पॉलिटिक्स। रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स उस वक्त होती है जब कोई ख़ुमैनी हो और ईरान हो, या फिर अर्दोगान हो और उसका टर्की हो, जिसने डिलीवर किया, जिसके साथ लोग सेटिस्फाइड थे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हम स्वाय पावर पॉलिटिक्स के और कोई पॉलिटिक्स कर सकते हैं। कोई वक्त आएगा, जैसे टर्की के अंदर भी पहले वक्त नहीं था, अब वक्त आ गया, पावर पॉलिटिक्स के अलावा भी हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे। तो पावर पॉलिटिक्स में आप जो पावरफुल लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ मुहाजरा ही नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं करवा सकते, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं कर सकते और नहीं करना भी चाहिए। तो यहाँ पे खान साहब ने थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया कि बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से उनको छत पे पॉपुलैरिटी को बिठा दिया। अब उसको कल्मिनेट करना, यानी कल्मिनेट का मतलब है कि उसको अमली जामा पहनाना, वो हिकमत अमली है जो कि एक मैच्योर स्टेट्समैन टाइप पॉलिटिशियन जो है वो कर सकते हैं। महाजराई से मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं पहुंच सकते। इमरान खान साहब को ये कौन कहता है कि उनके जलसे सबसे बड़े होते हैं, कायदे आज़म और भुट्टो से भी बड़े जलसे होते हैं? ये हर पॉलिटिशियन के साथ, जिनके साथ हमने अपोजिशन की जलसे किए, हर एक के कान में कोई ना कोई आकर ये कहता था। मैंने खुद अपने कानों से सुना एग्जैक्टली यही जो आपने अल्फाज बोले हैं, जी वो तो भुट्टो का तो कोई जलसा ही नहीं था जो आपका जलसा है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े जलसे हुए, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चली, 40-40 किलोमीटर के जुलूस निकले यहाँ पर जब PNA की मूवमेंट चल रही थी। मोहतरमा का 86 में बहुत बड़ा रिसेप्शन हुआ लाहौर के अंदर। तो ये इसमें ये कि प्रेसिडेंस तो है अभी भी जी। लेकिन मौजूदा इस दौरान 90s ऑनवर्ड, यानी 86 में मोहतरमा का था जब आई थी, 90 ऑनवर्ड जो है वो जितनी पजीराई खान साहब को मिली है, मेरा नहीं ख्याल उतनी किसी को मिली है। एक वक्त में 93 और 96 के दौरान जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो वो भी अपोजिशन को बहुत बड़े बड़े जलसे हुए थे उस वक्त। 90 में भी बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे थे, अब भी बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। अब ये है कि उस वक्त भी जब हुकूमत है ना वो बड़ी कमज़ोर विकेट पे होती है। आपने देख लिया कि इनके किस तरह रिसीड कर गए जलसे, पब्लिक सपोर्ट वो नहीं रही इनकी। जो भी हुकूमत में होता है लाजमी बात है लोग उसी के ख़िलाफ़ होते हैं और खान साहब को पजीराई मिल रही है। सब लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात करते हैं, आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग ग्राउंड का खाका क्या हो सकता है? देखिए, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया गया जुलाई और अक्टूबर के अंदर जी। दोनों ज़िमनी इंतखाबात जो हुए उसमें लेवल प्लेइंग ग्राउंड दिया गया और इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर अ चेंज नहीं कहूँगा मैं, बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, यानी यहाँ तक कि आप इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। तो ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है। अब आप ये तो नहीं कह रहे कि जो लेवल प्लेइंग ग्राउंड चाहिए PDM को कि इमरान खान को रास्ते से हटा दें, टोटली डिस्क्वालीफाई करते हैं तो फिर हमारे लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड होगा, तो वो तो फिर हक़ाइक़ से हट कर आप बात कर रहे हैं। आपने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे 15 नवंबर को, क्या ये इन्फॉर्मेशन थी, तज्ज़िया था, पैगाम था, और क्या आप अब भी समझते हैं कि नवाज शरीफ नवंबर में वापस आ जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल श्योर था कि वो आ जाएंगे क्योंकि ये एक जो चेंज आया उसका हिस्सा था।
जिस तरह कि आपने देखा कि इसाक डार साहब वापस आ गए, जी, जो कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। मरीम नवाज केसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। यही आगे नवाज शरीफ के लिए भी होने को जा रहा है। अभी जल्दी होगा या देर से होगा, लेकिन वो क्योंकि उनकी पजीराई पब्लिक के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो गई अभी इस वक्त में, ज़ीरो इन द सेंस कि वो बात नहीं रही। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि ये मेरे ख्याल में वो देख कर उन्होंने, और फिर यहाँ थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई, गुफ्तगू शुरू हो गई, 2 मीटिंगें इमरान खान की हो गई बीच में, या 1 मीटिंग हो गई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ऐवान सदर में हुई, जिसका उन्होंने ख़ुद जिक्र कर दिया, मैंने नहीं किया बल्कि उन्होंने ख़ुद बता दिया कि हमारी मीटिंग हुई थी। उससे वो थोड़ा सा बैक फुट पे आ गया, अच्छा। वरना उन्होंने आ जाना। इमरान खान साहब से सवाल हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल चाहते हैं या अपनी तरफ चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि वो न्यूट्रल चाहते हैं, और मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को होना भी न्यूट्रल चाहिए। लेकिन देखिए, न्यूट्रलिटी एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है जो नया नया ईजाद हुआ है, इससे पहले ये आपने नहीं सुना होगा। अब आप न्यूट्रल, मैं ये कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हो जाएं पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान के लिए आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। जब आप देखें कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की साख को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो है वो सारे स्पोर्ट्स को नुकसान हो रहा है, उसकी सालमियत को, तो लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है, उसकी सालमियत को खदशा है। यानी अगर हमारा दफा कमज़ोर होगा तो सालमियत कमज़ोर होगी हमारी। अगर इन सारी चीज़ों को खदशा है तो फिर आप कैसे न्यूट्रल रह सकते हैं? तो ये मेरा एक मतलब बात है। वो कहते हैं ना जी हम बिल्कुल न्यूट्रल है जी, जो भी मईशत तबाह हो जाए जो हो जाए, तो ये गलत बात है। आप पॉलिटिक्स के अंदर आप न्यूट्रल हो तो बहुत अच्छी बात है। ये बात दुरुस्त है कि साइफर पर तहकीकात की जाती तो इमरान खान साहब असेंबली में वापस आ जाते? देखें, एक बहुत अच्छा उन्होंने ऑप्शन दिया था, और मैं समझ रहा था कि इस पर फौरी करवा देना चाहिए, कमीशन बना देते, जुडिशल कमीशन बना देते। माजी में कितने कमीशन हैं जिनकी रिपोर्ट सामने आई है, यानी लियाकत अली ख़ान से लेकर और जनरल ज़ियाउल शहीद से लेकर और मोहतरमा बेनज़ीर से लेकर और एबटाबाद से लेकर महमूद रहमान से लेकर जितने कमीशन बने, किसी की रिपोर्ट पब्लिक में तो आई नहीं। तो उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि सब जाकर असेंबली में बैठ जाते। जहांगीर तरीन या हुमायूं अख्तर बैकडोर राब्तों में अपना किरदार अदा कर रहे हैं? जहांगीर तरीन साहब तो अब मेरा ख्याल है कि उनकी दूरियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हुमायूं अख्तर साहब का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि उनका शायद कर रहे हो, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अबूरी हुकूमत का अगर हो तो क्या नाम, कौन सा नाम आपके माइंड में आता है जिस पे सब एग्री कर सकते हैं? देखिए, एक तो अबूरी हुकूमत अगर आनी है लंबे अरसे के लिए तो वो तो बिल्कुल ही अलग बात है, आएगी तो 3 माह के लिए जी। तो अगर 3 माह के लिए आती है तो कोई भी ऐसा नाम हो सकता है, किसी पुराने सेक्रेटरी का, किसी जज का, जैसे माजी में आते रहे। कोई आप मतलब कोई आपके माइंड में कोई ऐसा नाम हो जो आपको लगता है कि तो बाकी सब नाराज हो? इमरान खान से मुलाकातें तो आपकी रिपोर्ट है, पीडीएम में आप किससे राब्ते में हैं? पीडीएम से देखें तकरीबन सबके साथ रब्ता मैं कर सकता हूँ, सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कुलीग्स रह चुके हैं। शेख खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मौलाना फजल रहमान से मेरे बहुत ताल्लुकात हैं। मैं कश्मीर कमेटी में हमने इकट्ठे काम किया और मैं बड़ा पुराना उनको जानता भी हूँ। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के बहुत से ऐसे लोग हैं, और मैंने ये बात कही भी है, मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ कि इस मौजूदा सूरत हाल में अगर थोड़ा सा बेटर सेंस प्रिवेल करे तो पीपल्स पार्टी एक ऐसी है जो लिंच पिन है, जिसके पास यानी कि फैसले की कुव्वत है। वो ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं जिससे कि ये सारा मसला जो है वो हल की तरफ जाए। आप क्यों नहीं अपनी पार्टी को इतना मजबूत बना सके? अगर मैं उस वक्त आगे खड़ा हो जाता तो मैं पार्टी को टेक ओवर कर लेता। आज ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी दाएं बाजू की जमात बन चुकी है। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त मफादात की जमात बन चुकी है, ना दाएं की है ना बाएं की। एजाजुल हक साहब, ये बताइए कि आपने नवाज लीग में जाने की कोशिश भी की, आपके वालिद को रूहानी बाप का दर्जा देने वाले आपको पार्टी में शामिल करने को क्यों नहीं तैयार थे? देखें, कोशिश नहीं की, नून लीग को बनाया मैंने जी, मतलब हम लोगों ने बनाया मुस्लिम लीग नून को। नून तो बाद में बनी ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, उससे पहले ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की एक पार्टी थी। जब हादसा हुआ 1988 में, तो उसके बाद तो नवाज शरीफ साहब मेरी वालदा के पास आए थे कि या आप या एजाज भाई आगे आएँ जी। मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद इनको अपने बच्चों की तरह समझते थे, मेरी वालदा को भी अपनी वालदा की तरह समझते थे। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि उनको कहा कि आप आगे लगें तो
तो मेरे बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। तो फिर हम इसी जमात के साथ रहे। मैं सीनियर नायब सदर था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी। और एक सीनियर नायब सदर था उनके बाद। तो बाद में इख्तलाफात पैदा हुए हमारे 1999 के कू के बाद, जब नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि मैं मुल्क छोड़ के सऊदी अरेबिया जा रहा हूँ। अच्छा। तो पीछे वो पता नहीं कुछ जवेद हाशमी साहब के नाम कर गए पार्टी, तो किसी के मतलब उसका बंटवारा हो गया। तो उस वक्त फिर हमने अपना एक खामख्याल ग्रुप बनाया, फिर मैंने अपनी जमात बना ली PMLZ। फिर मैं 2002 का इलेक्शन उसी पे लड़ा, अगले तमाम इलेक्शन उसी पे लड़ा। नवाज शरीफ ने कब और क्यों ये फैसला किया कि ज़ियाउल हक के नाम की अब उन्हें ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है कि इज़्ज़त तो वो थ्रू आउट करते रहे। 1989 में उनकी पहली बरसी हुई थी, उससे लेके 1999 में अक्टूबर में कू हुआ, अगस्त में उनकी बरसी थी। तो एक भी बरसी नवाज शरीफ ने मिस नहीं की जिसमें वो ना आए हों, तकरीर ना की हो। लेकिन 2002 में जब 1999 में कू हुआ और उससे लेकर जब तक वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए, उस दौरान कुछ फ़ौज के साथ उनके बहुत से इख्तिलाफात पैदा हो गए। यानी उनके जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ उमड़ आई। पिछले दिनों तकरीर के अंदर फ़ौज को बुरा भला कह दिया था, फिर हमने उनको जवाब दिया जाके। तो हमारा क्योंकि एक ऐसा ताल्लुक़ है, रिश्ता है फ़ौज के साथ कि उसके ख़िलाफ़ हम कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। ये नहीं देखते हम कि ऊपर कौन बैठा है या नीचे कौन बैठा है, लेकिन इसको हम एक अपना हम ओन करते हैं इसको। वो हमें बेशक ना ओन करे, हम उसको ओन करते हैं। नवाज शरीफ अब ज़ियाउल हक के मज़ार पर भी नहीं जाते। आपने आखिरी बार कब उन्हें बरसी में शिरकत की दावत दी थी? मेरी उनसे फिर रब्ता हुआ था 2013 में जाके। अच्छा। मतलब वैसे तो आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलते रहते थे। 2013 के इलेक्शन में जब हम गए अपना पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर 2013 से लेकर 2018 तक हमने उनका पूरा साथ दिया। और साथ इस तरह दिया कि मुझे कमेटियों में डालते थे धरने के निगोशिएट करने के लिए, तारुल कादरी साहब से और इमरान खान साहब से, और दिन में 2-2 3-3 दफ़ा मुलाकात होती थी। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ और हमारा ये तय था कि हम आपके साथ चलेंगे, हमारे 3 MPA भी थे पंजाब में, उनको हमने वोट भी दिए, उनके सेनेटर्स को वोट दिए, कोलिशन पार्टनर थे। जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान हुआ मेरे ख़िलाफ़ कैंडिडेट दे दिया, हालांकि वादा करते रहे थ्रू आउट कि हम आपके ख़िलाफ़ नहीं खड़ा करेंगे, हम इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि ये इत्मीनान नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ साहब जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक साहब को क्या कहकर मुखातिब करते थे? ये तो मुझे इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन जनरल साहब कहते होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा। डैडी नहीं कहते थे। ठीक। आपके ख्याल में जनरल रिटायर्ड ज़ियाउल हक साहब का दस्ते शफकत नवाज शरीफ पर रखना क्या दुरुस्त फैसला था? उस वक्त मेरा ख्याल है दुरुस्त फैसला था, क्योंकि वो शुरू से एक मुस्लिम लीगी थे, मुस्लिम लीग ही को ओन करते थे। फिर जुनैद साहब ने आके जब पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम लीग बनाई तो वो भी उन्हीं की, उसको भी उन्होंने ओन किया। तो मेरा ख्याल है उस वक्त उनका वो फ़ैसला सही था। और 1988 की उनकी शहादत के बाद भी इसके बावजूद कि नवाज शरीफ साहब ने उस हादसे को इतना परसू नहीं किया, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो जिस तरह अब कहा जा रहा है कि इमरान खान के हमले को पंजाब हुकूमत को करना चाहिए, परसू नहीं किया उन्होंने, उसी तरह उस वक्त भी उसका जो मेन जिस थी, जो FIR कटी थी बेनामी लोथरा के पुलिस स्टेशन में, वो अभी भी मौजूद है मेरे पास। पंजाब हुकूमत को चाहिए था कि पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करवाते उसकी पुलिस, जो नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म अगर नून लीग से हुआ तो क्या नवाज शरीफ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या शहबाज शरीफ साहब? देखिए, नवाज शरीफ साहब लीडर एक ही है, नून लीग में और कोई लीडर नहीं ना, मेरे ख्याल में अभी जल्दी कोई पैदा होगा। तो शहबाज शरीफ साहब तो हादसे के तौर पर बन गए ना वज़ीर-ए-आज़म, वरना मेरे ख्याल है कि उनमें वो नहीं है, पॉपुलैरिटी भी नहीं है। आपके कैसे ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब से? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। जब वो वज़ीर आला थे यहाँ पे और मैं मरकज़ में था, तो उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात। आप PTI की हमायत के बगैर आइंदा इलेक्शन जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो इलेक्शंस तो हमने नून लीग की हमायत के बगैर भी जीता, काफ लीग की हमायत के बगैर भी जीता जब वो पीक पे थी अपने जी। और PTI तो हमारे इलाके में इतनी ज़्यादा उसकी वो पॉपुलैरिटी नहीं थी पिछले इलेक्शन में, और एक वजह हमने उनके साथ जब अलायंस किया तो उसका हमें पिछले इलेक्शन में नुकसान हुआ। आज इमरान खान की जहाँ पॉपुलैरिटी है
अगर उनके साथ मैं मिल के लड़ूंगा तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी, बिल्कुल। यानी इसमें कोई शक नहीं। चौधरी निसार एतजाज़ एहसन को अब इमरान खान पीटीआई में शमूलियत की दावत देते हैं, क्या कभी उन्होंने आपको भी अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दी है? बहुत मरतबा। अच्छा। हाँ, मेरे उनसे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इमरान खान साहब से 1980s से ताल्लुकात हैं। और मेरे छोटे भाई ने एक बनाया हुआ था प्राउड पाकिस्तानीज़ के नाम पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, एम्बुलेंसेस वगैरह ये वो, तो उसके लिए वो सालाना प्रोग्राम करवाते थे। अनवर मकसूद साहब उसके कंपेयर होते थे और मेरे वाले साहब खुद जाया करते थे 81, 82, 83 में, और चीफ गेस्ट 2 साल इमरान खान साहब थे। अच्छा। तो छोटे भाई के साथ तो बहुत ताल्लुकात हैं। 1988 में जब जुनैद साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो इंटरम के लिए मिनिस्टर बनने के लिए इमरान खान को ऑफर भी तो आपकी पार्टी का फ्यूचर इतना ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, आप क्यों नहीं अपनी पार्टी को इतना मजबूत बना सके? देखिए, हम अपने सारी सपोर्ट की थी। उस वक्त हमारा नज़रियाती तौर पर पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ था। अगर मैं उस वक्त आगे खड़ा हो जाता तो मैं पार्टी को टेक ओवर कर लेता। हमने अपनी पूरी सपोर्ट दी कि हम अपने मुखालिफ के साथ लड़ें, और सपोर्ट जो है हमने नवाज शरीफ को पूरी दे दी अपनी। अच्छा। तो जब वो बन गए अपना 93 में, फिर खुद एक लीडर भी बन गए वो, फिर 2002 में हम अलग हुए, तो फिर पहले काफ लीग और फिर मैंने अपनी जमात बना ली। ठीक है, हमारी छोटी जमात है लेकिन असर और रसूख हमारा काफ़ी है। बिल्कुल। आज ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी दाएं बाजू की जमात बन चुकी है? पीपल्स पार्टी तो इस वक्त मफादात की जमात बन चुकी है, ना दाएं की है ना बाएं की है। उनका भी वो नज़रिया वो नहीं है जो जुल्फ़कार अली भुट्टो का था, जब आप कह सकते थे कि वो बाएं बाजू की जमात है। उन्होंने सोशलिज्म, वो वर्दी शर्दी ये वो सारा किया था। मोहतरमा भी एक बहुत बड़ी, मतलब अपने वक्तों की एक बहुत बड़ी सियासतदान थी। अब पीपल्स पार्टी में कुछ नहीं रह गया। अब जरदारी साहब का बेचारे का ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, और बिलावल भुट्टो जो है वो इट विल टेक हिम टाइम टू ग्रो। पीपल्स पार्टी के कुछ वर्कर्स ने बेहुरमती की थी ज़िया-उल हक साहब के मज़ार की, तो आपने डिमांड किया था कि बिलावल साहब या जरदारी साहब माफ़ी मांगे, तो क्या उन्होंने माफ़ी मांगी थी? उन्होंने कहा था। उन्होंने मुझसे तो डायरेक्टली नहीं मांगी थी, लेकिन उन्होंने उसे कंडेम किया था, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया और इतनी सारी बातें की। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।